हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टेबल फंक्शन। अब देखो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, बेसिकली दो टॉपिक हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टेबल फंक्शन। अब ये दोनों टॉपिक बहुत ईजी हैं इफ़, अब यहाँ पर मैं इफ़ बोल रहा हूँ अगर आपको फंक्शंस की अच्छे से नॉलेज है। अब फंक्शन की नॉलेज से मेरा क्या मतलब है कि आपको ये पता हो कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, कि फंक्शन किसको बोलते हैं, वन फंक्शन किसको बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन किसको बोलते हैं, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब अच्छे से पता होने का मेरा क्या मतलब है कि ये नहीं है कि आपको जस्ट फंक्शन की डेफिनेशन आती हो जो बुक में लिखी है, वन ऑन टू की भी डेफिनेशन आती है जो बुक में लिखी है। अब अच्छे से मेरा मतलब है कि अगर मैं बोलूँ वन फंक्शन या ऑन टू फंक्शन, तो आपके माइंड में एग्जैक्ट सेम पिक्चर वही बननी चाहिए जिस तरह से मैंने आपको वन या ऑन टू फंक्शन समझाया। अब इसी को बोलते हैं विजुलाइज करना। देखो, ये जो टॉपिक है ना, रिलेशन एंड फंक्शन, ये बहुत थ्योरेटिकल टॉपिक है। अब थ्योरेटिकल टॉपिक जो होता है ना, उसकी मेनली दो प्रॉब्लम्स होती हैं। पहली प्रॉब्लम कि आपको समझने में प्रॉब्लम आती है। अब दूसरी प्रॉब्लम, मुझे भी उसको समझाने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसीलिए आप अगर देखो, अगर आप मेरे को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो ना रिलेशन एंड फंक्शन में, तो मैं हमेशा एक वर्ड यूज़ करता हूँ कि इस टॉपिक को मैं आपको विजुलाइज करवाने की भी कोशिश करूँगा। देखो, विजुलाइज का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है या मैं ये वर्ड क्यों यूज़ करता हूँ, मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, अगर मैं किसी बच्चे को बोलूँ कि वो 42 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बहुत इजी है। ये इजी क्यों है? क्योंकि आपके माइंड में, आपको पता है इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके माइंड में एकदम से 2 का टेबल आपको सामने दिख रहा होगा कि 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। अब इसी को बोलते हैं विजुलाइज करना। जब आप उस चीज़ को अपने सामने अपने माइंड में देख सकते हो ना, तो उसको आप अच्छे से सॉल्व भी कर सकते हो। तो इसी को बोलते हैं विजुलाइज करना। तो इसलिए मैं इस टॉपिक को आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इसको मैं विजुलाइज करवा पाऊँ और आपके माइंड में एक बात बिठा पाऊँ जिसकी आप हेल्प से क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर पाओ। अब सबसे पहले हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की डेफिनेशन को लिखेंगे जो एनसीईआरटी में आपके गिवन है, और फिर इसको अपने तरीके से इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे और साथ साथ विजुलाइज करने की भी कोशिश करेंगे, ताकि आपको ये टॉपिक को करने में भी प्रॉब्लम ना आए। अब देखो, ये आपकी डेफिनेशन है जो आपकी बुक में गिवन है। पहले इसको समझते हैं, फिर इसको हम इजी लैंग्वेज में समझने की भी कोशिश करेंगे। लेट एफ फ्रॉम ए टू बी, ये कोई फंक्शन है एफ फ्रॉम ए टू बी, एंड जी फ्रॉम बी टू सी, ये कोई अनदर फंक्शन है जी फ्रॉम बी टू सी, बी टू फंक्शंस, देन द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। तो अगर इन दोनों को इकट्ठा करें, कंबाइन करें, डिनोटेड बाय, तो उसको डिनोट कैसे करते हैं? जी ऑफ एफ, इसको हम गॉफ भी बोलते हैं, जी ऑफ एफ भी बोल सकते हैं, इज डिफाइंड एज, ये डिफाइन कैसे है? एज द फंक्शन जी ऑफ एफ फ्रॉम ए टू सी गिवन बाय जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी के अंदर एफ एक्स फॉर ऑल, इसको क्या बोलते हैं? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। अब ये तो डेफिनेशन है जो आपकी बुक में गिवन है, या बुक में ही पढ़ सकते हो, मैंने आपके सामने लिख भी दी है, बट इसको हम इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, यहाँ पर एक फंक्शन गिवन है एफ फ्रॉम ए टू बी। आपको पता है कि ये जो सेट होता है इसको हम बोलते हैं डोमेन, और ये जो सेट होता है इसको हम बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है, अगर आपने फंक्शंस को अच्छे से पढ़ा है, मतलब, तो मैंने आपको बताया ये डोमेन होती है और ये हमेशा कोडोमेन। अब जी कोई फंक्शन है, ये कोई अनदर फंक्शन है बी टू सी। अब इसमें भी ये क्या है? डोमेन है, और ये क्या है? हमारी कोडोमेन। तो अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में कंपोजिट फंक्शन को या कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को समझाना चाहूँ, तो अगर मैं दो फंक्शंस को कंबाइन करके, अगर मैं किन्हीं भी दो फंक्शंस को कंबाइन करके एक तीसरा नया फंक्शन बना दूं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन का क्या मतलब है? देखो, कंपोज करना। कंपोज किसको करना? कंपोज एक नए फंक्शन को। कहाँ से करना? इन दो फंक्शंस को कंबाइन करके एक नया फंक्शन कंपोज करना। अब कंपोज कैसे आपके सामने है, देखो, एक हमने इन दोनों को कंबाइन किया तो हमारे पास जी ऑफ एफ बना ए टू सी। अब यहाँ पर ए हमारा क्या है? डोमेन है। अब सी हमारा क्या है? कोडोमेन है।
ठीक है। इस तरह से हमारा जो न्यू फंक्शन है वो कंपोज हो जाएगा। ये कुछ कंडीशंस हैं, मतलब ये कंडीशन है पूरी डेफिनेशन की, जो अभी मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो इस तरह के, मतलब अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में आपको कहूं, अगर कभी भी हम दो फंक्शंस को कंबाइन करें और तीसरा फंक्शन जो बनेगा, तो इस तरह के प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। अब देखो, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, मतलब दो फंक्शंस को कंबाइन करके हम एक थर्ड नया फंक्शन बनाते हैं। बट इसको एक्चुअल में मतलब प्रैक्टिकली मतलब किस तरह से सॉल्व करेंगे कि देखो हमारे सामने दो फंक्शन हैं, तो अगर एग्जाम में ऐसा कुछ भी आएगा तो हम इन दोनों में से थर्ड फंक्शन को कैसे निकालेंगे, तो वो पहले मतलब कि लिखना सीखेंगे। उसके बाद मुझे थोड़ा सा इसको आपको और एक्सप्लेन करना है, मतलब इसकी डोमेन और कोड डोमेन वाले पार्ट को, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके करेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन भी ना हो। अब सबसे पहले मैं आपको फंक्शन लिखने सिखाऊंगा। अब देखो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन लिखा है 3x, अब यहाँ पर मैंने फंक्शन लिखी है gx, मतलब उसकी वैल्यू कितनी है x+7। अब सबसे पहले ना देखो यहाँ पर g ऑफ f है ना, तो पहले g ऑफ f लिखते हैं। अगर मान लो एग्जाम में आपको क्वेश्चन आए कि g ऑफ f निकालना है, तो इसको आप ऐसे निकालोगे, इज इक्वल टू g ऑफ fx। अब इसका मतलब क्या, देखो आपको मैं सिखा रहा हूँ कि फंक्शन को लिखना कैसे है, क्योंकि हमें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अभी। तो इसका क्या मतलब है कि g ऑफ fx का क्या मतलब है कि g के अंदर fx, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि g ऑफ f का क्या मतलब है कि g के अंदर fx। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात एक्सप्लेन करता हूँ। देखो gx हमारा कितना है, आप बोलोगे सर x+7। अगर मैं बोलूं कि g ऑफ 1 कितना होगा, आप बोलोगे सर 1+7 8। अगर मैं बोलूं g ऑफ 10 कितना होगा, आप बोलोगे सर 10+7 17। मतलब मैं कर क्या रहा हूं, मतलब मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं कि ये फंक्शन है हमारा, तो मैंने यहाँ पर 1 फिल किया, तो x की जगह पर मैंने 1 से, मतलब x को मैंने 1 से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर मैंने 10 फिल किया, तो मैंने x को जहाँ पर भी x है मैंने 10 से रिप्लेस कर दिया। अब अगर आप इसको सेम इसको देखो ध्यान से, यहाँ पर मैंने fx फिल किया, देखो अगर मैं यहाँ पर fx फिल करूँ तो कितना आएगा, देखो 1+7 10+7 fx+7। तो सेम यहाँ पर, क्योंकि g पहले सॉल्व होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी fx+7, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि fx कैसे आया। अब आगे चलते हैं। अब fx की अपनी वैल्यू कितनी है 3x, तो 3x+7। तो देख लो आपके सामने है, ये हमने g ऑफ f, मतलब इन दोनों फंक्शंस को कंबाइन करके मैंने इसका g ऑफ f लिख दिया। ये जो प्रोसीजर है ये हमें एग्जैक्ट सेम एग्जाम में करना है। अगर ये क्वेश्चन आएगा, मतलब ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। अब ये सेम प्रोसीजर हम क्वेश्चंस में भी रिपीट करेंगे, ठीक है। अब g ऑफ f कर दिया। अब इसका, अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर f ऑफ g भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, अगर g ऑफ f हो सकता है तो f ऑफ g भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको फॉग भी बोलते हैं। तो सेम f ऑफ g x। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या समझाया था कि g के अंदर fx, तो यहाँ पर f बाहर है तो f के अंदर gx। अब सेम वही बात, देखो fx की वैल्यू कितनी है 3x। अगर मैं यहाँ पर 2 फिल करूँगा तो मैं x को 2 से रिप्लेस कर दूँगा। अगर मैं यहाँ पर 4 फिल करूँगा तो मैं x को 4 से रिप्लेस कर दूँगा। और अगर मैं यहाँ पर gx फिल करूँगा तो मैं 3 और x की जगह पर क्या लिखूँगा मैं, सॉरी gx, मतलब 3gx। देखो 3 2 ज़ा 3 इंटू 4 3 इंटू gx, तो यहाँ पर कितना आएगा 3 इंटू gx। और gx की अपनी वैल्यू कितनी है x+7, तो यहाँ पर आप फिल कर दो, तो थोड़ा सा सॉल्व कर दो 3x+21। तो देख लो आपके सामने ही है, हमने इसका f ऑफ g भी लिख दिया। तो ये दोनों फंक्शन पॉसिबल हो सकते हैं, f ऑफ g, g ऑफ f। बाकी वो फंक्शन के नेम पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर होता है f और h तो f ऑफ h लिखता या h ऑफ f, वो आपकी मर्जी है। जिस तरह से भी फंक्शंस के नेम हैं उसी अकॉर्डिंग हम उनको कंपोज या कंबाइन कर सकते हैं। तो ये सारा वो प्रोसीजर था जिसकी हम हेल्प से दो फंक्शंस को कंबाइन कर सकते हैं, यहाँ पर g ऑफ f की फॉर्म में और f ऑफ g की फॉर्म में। अब नेक्स्ट पेज पे ना मैं आपको डोमेन और कोड डोमेन का पार्ट थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा।
तो अगर आपको वो पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया तो आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो लास्ट पेज पे मैंने आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की डेफिनेशन के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया और उसके बाद मैंने आपको उसको प्रैक्टिकली सॉल्व करके भी दिखाया कि कैसे हम दो फंक्शंस को कंबाइन करके एक थर्ड नया फंक्शन बना सकते हैं। मतलब मैंने आपको फॉग और गॉफ को कैलकुलेट करना भी सिखाया। अब उसी सारे प्रोसीजर को हम यहाँ पर रिपीट करने वाले हैं। अब रिपीट से मेरा क्या मतलब है कि मैं इस तरह से रिपीट करूँगा कि मैं आपको विजुलाइज करवाऊँगा उस चीज़ को। मतलब जो भी हमने लास्ट पेज पे पढ़ा उसको मैं यहाँ पर आपको विजुलाइज करवाने की कोशिश करूँगा और जैसे ही आप उसको विजुलाइज करोगे तो बिलीव मी आपको डोमेन और कोडोमेन, जो मैं आपको बोल रहा था कि मुझे डोमेन और कोडोमेन के बारे में आपको समझाना है, उसको आप अच्छे से समझ पाओगे। अब देखो इसको विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। मान लो मैं यहाँ पर कोई सेट लिखूँ ए, अब उसमें मैं कुछ एलिमेंट सपोज कर लेता हूँ अपनी तरफ से 1 2 3 और 4। ठीक है, ये ए सेट हमारा ये वाला है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और 4। ठीक, अब आपको पता है ये फंक्शन कोई डिफाइन है a to b और हमारा फंक्शन कैसे डिफाइन है f(x) = 3x। मतलब अगर मैं यहाँ पर 1 फिल करूँगा तो मेरा आंसर कितना आएगा, मतलब यहाँ b सेट अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पर कितना आएगा 3। अगर मैं यहाँ पर 2 फिल करूँगा तो 6, 3 फिल करूँगा तो 9, 4 फिल करूँगा तो 12। मतलब 1 जो है, मतलब जो हमारा 1 है वो किससे अटैच है 3 से, 2 6 के साथ, 3 9 के साथ, 4 12 के साथ। ठीक है जी, मतलब और आपको मैंने पहले भी ये बताया था कि ये हमारी क्या है डोमेन है और ये हमारी क्या है कोडोमेन है। ठीक, अब देखो यहाँ पर अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखो तो मैंने आपको पहले भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था इसको कि ये जो हमारा b है ये हमारी f की क्या है कोडोमेन और यहाँ पर जो ये b है ये क्या है g की डोमेन। मतलब जो f की कोडोमेन है वो g की क्या है डोमेन, मतलब ये कॉमन होना चाहिए। मतलब ये f की कोडोमेन और g की डोमेन सेम होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ या विजुलाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब g सेट हमारा देखो कौन सा है 3 6 9 12। अब यहाँ पर मैं एक c सेट लिखने की कोशिश करता हूँ। अब आपको पता है कि g एक कैसा है x+7, मतलब यहाँ पर जो g की इनपुट है वो कितनी है b। अब g का पहला एलिमेंट कहाँ से आएगा, यहाँ से, कितना है 3। अगर मैं 3 में 7 ऐड करूँ तो कितना आएगा 10, 6 में 7 ऐड करूँ तो 13, 9 में 7 ऐड करूँ तो 16 और 12 में 7 ऐड करूँ तो 19। मतलब जो हमारा 3 है वो किसके साथ अटैच है फंक्शन g के साथ 10 के साथ, 6 जो है 13 के साथ, 9 जो है 16 के साथ, 12 जो है 19 के साथ। अब पहली बात जो मुझे आपको क्लियर करनी है वो यही है कि ध्यान से देखो ये f की क्या है कोडोमेन है बट g की क्या है डोमेन है और यही डेफिनेशन में भी लिखा था f फ्रॉम a to b एंड g फ्रॉम b to c। ठीक है, अब देखो ये मैंने आपको सिर्फ आपको विजुलाइज करवाने के लिए करवाया है ताकि आप इसको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा पाओ इस पिक्चर को। अब देखो बारी बारी से ना f ऑफ g और g ऑफ f जो हमने लास्ट पेज पे किया था उसको कैलकुलेट करेंगे और फिर मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले ना g ऑफ f कैलकुलेट करते हैं। तो g ऑफ f आपको कैलकुलेट करना आता है, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे f(x). ठीक है, तो आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी आएगी g के अंदर f(x). तो आपको पता है मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अगर gx की वैल्यू है x+7 तो अगर मैं 1 फिल करूँगा तो 1+7 यानी कि 8, 2 फिल करूँगा तो 2+7 9 और अगर मैं f(x) फिल करूँगा, देखो 1 फिल किया तो 1 से रिप्लेस, 2 फिल किया तो 2 से रिप्लेस, f(x) फिल किया तो f(x) से रिप्लेस। ये हमने अभी अभी लास्ट पेज पे भी सीखा था। तो कितना आएगा f(x+7). अब दूसरी बात f(x) की अपनी वैल्यू कितनी है 3x+7 और ये हमने लास्ट पेज पे भी कैलकुलेट किया था, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये हमारी किसकी वैल्यू है g ऑफ f की। अब देखो मुझे ये वैल्यू दोबारा क्यों कैलकुलेट की है मैंने, देखो मैंने आपको बोला था कि हम नया फंक्शन एक कंपोज कर सकते हैं। अगर मैं ये नया फंक्शन है हमारा 3x+7, अगर मैं यहाँ पर देखो
अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज़ फिल करना चाहूँ तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को कि कौन सी वैल्यू मुझे फिल करनी है। यहाँ पर अगर आपने बात हमेशा याद रखनी है कि यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, g ऑफ fx, तो fx, अब fx में x कहाँ से आ रहा है, a से। आपने ये याद रखना है हमेशा, g के बाद fx है, g के अंदर fx है, तो x किसके साथ है, f के साथ। और अगर x f के साथ है तो x कहाँ से आ रहा है, a से, और a हमारा कितना है 1 2 3 4। अगर यहाँ पर मैं 1 फिल करूँ तो कितना आएगा, 3 × 1 + 7 मतलब 10, g ऑफ f कितनी मिली 2 फिल कर लो तो यहाँ पर कितना आएगा, 6 + 7 मतलब 13। आप 3 फिल कर लो, 3 × 3 + 7 मतलब 9 + 7 16, g ऑफ f के बाद 4 तो कितना आएगा, 12 + 7 = 19। अब इससे आगे मैं जा नहीं सकता क्योंकि हमारी जो ए सेट में है 1 2 3 4 मतलब एलिमेंट्स ही हैं। अब देखो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, ये हमने थर्ड नया फंक्शन कंपोज कर लिया। अब उसके बाद मैंने सबसे पहली बात आपने ये याद रखना है कि वैल्यूज़ यहाँ पर कौन से फिल कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आपने छोटे छोटे ध्यान में रखने हैं, आपको क्वेश्चंस में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो g के अंदर fx है तो x किसके साथ है, f के साथ, तो f में x कहाँ से आता है, a से, तो मैंने इसलिए यहाँ पर a की वैल्यू फिल की है। तो ध्यान से देखो, 1 डायरेक्टली कहाँ से रिलेट हो रहा है, 10 से, 2 डायरेक्टली 13 से, यहाँ पर 10 से, 3 डायरेक्टली 16 से, 4 डायरेक्टली 19 से। तो अगर आपको डेफिनेशन अच्छे से याद होगी तो वहाँ पर क्या लिखा गया था, वहाँ पर लिखा गया था कि g ऑफ f फ्रॉम a टू c। आपको डेफिनेशन में याद होगा ये पॉइंट लिखा गया था a टू c, ठीक है। तो a टू c का क्या मतलब है कि ये हमारी डोमेन हो गई, ये देखो ये हमारी डोमेन है 1 2 3 4, और ये हमारी क्या है, को डोमेन मतलब 10 13 16 और 19, और ये कौन सा सेट है हमारा, c। तो इसीलिए वहाँ पर लिखा गया था कि जो फंक्शन है वो क्या है, a टू c, मतलब b इसकी को डोमेन है, इसकी को डोमेन है। तो ये कंबाइन मतलब एक हिसाब से आप ये मान सकते हो कि ये दोनों कैंसिल आउट होगी और हमारे पास क्या रह गया, a टू c। तो इस तरह से हम नया फंक्शन जनरेट कर सकते हैं। अब देखो इसी में मुझे आपको एक और बात एक्सप्लेन करनी है, अगर g ऑफ f हो सकता है तो f ऑफ g भी तो हो सकता है, जो मैंने आपको लास्ट पेज पे भी कहा था। तो f ऑफ g लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब f ऑफ g यहाँ पर लिखो x, तो आपको पता है कि इसको हमें कैसे कैलकुलेट करना है, f के अंदर gx। अब इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो fx की वैल्यू कितनी है, 3x, f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होगी, 3 × 1, f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होगी, 3 × 2, तो f ऑफ gx की वैल्यू कितनी होगी, लास्ट पेज पे भी हमने किया था 3 × gx, मतलब मैंने x को यहाँ पर 1 से रिप्लेस किया, यहाँ पर 2 से, यहाँ पर gx से, तो कितना आएगा 3 × gx। तो gx की अपनी वैल्यू कितनी है, x + 7, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो f ऑफ g की वैल्यू कितनी आ गई, 3x + 21। तो ये लास्ट पेज पे भी हमने कैलकुलेट किया था, यहाँ पर भी कैलकुलेट कर रहे हैं, बट मेन मुद्दा ये नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि आपको डोमेन और को डोमेन के बारे में एक्सप्लेन करना। अब देखो अगर मैं f ऑफ g को भी कैलकुलेट करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं कौन सी वैल्यू लिखूँगा। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या समझाया था कि x किसके साथ है, f के साथ, तो f में x कहाँ से आ रहा है, a से। अब जो x है हमारा, देखो जो हमारा x है वो किसके साथ आएगा, देखो यहाँ पर g के साथ है, x किसके साथ है, g के साथ। तो g में जो x है वो कहाँ से आएगा, b से। तो यहाँ यानी कि यहाँ पर मुझे b की वैल्यू फिल करनी पड़ेगी, मतलब 3 6 9 और 12। तो यहाँ पर मैं पहले 3 फिल करूँगा, तो आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 × 3 इसके अकॉर्डिंग +21, तो कितना आएगा 9 + 21 = 30। अब f ऑफ g 6, 3 × 6 + 21, तो 18 + 21, तो ये कितना आ गया 9 और 39। f ऑफ g 9, इसको भी कैलकुलेट कर लो, तो यहाँ पर 21 ही है, तो 27 + 21 ये कितना आ गया 48। अब उसके आगे f ऑफ g 12, 3 × 12
प्लस 21, तो यहाँ पर कितना आ गया 36 प्लस 21, 7 और 5, 57। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमारी जो इसमें इनपुट है मतलब डोमेन है वो क्या है, बी सेट, मतलब ये रहा 3, 6, 9 और 12, इससे आगे मैं कोई एलिमेंट फिल नहीं कर सकता। अब जो हमारी कोड डोमेन आ रही है, मतलब जो हमारी रेंज भी बोल सकते हैं, रेंज आ रही है, अब 30, 39, 48, 57, ऐसा हमारे पास कोई सेट ही नहीं है कि जिसमें 30, 39, 48 या 57 आया हो। तो देखो यहाँ पर एक मैंने g ऑफ f लिखा, एक f ऑफ g लिखा, जो लास्ट पेज पे भी लिखा था। मतलब बेसिकली उसका पर्पस क्या था कि आपको ये बता पाऊँ कि इनको कैलकुलेट कैसे करना है। अब एक्चुअल में होता क्या है कि मैंने g ऑफ f कैलकुलेट किया, इसलिए आपकी डेफिनेशन में f, देखो ए फंक्शन था f फ्रॉम a टू b, g फ्रॉम b टू c, बट डेफिनेशन में सिर्फ लिखा गया था g ऑफ f फ्रॉम a टू c। f ऑफ g के बारे में उसमें अब बताया नहीं गया था। उसके पीछे जो रीज़न है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। उसका जो रीज़न है वो डोमेन और कोड डोमेन में है। देखो यहाँ पर हमारी डोमेन और कोड डोमेन ये है, वो मैच कर रही है। यहाँ पर ये डोमेन है और ये हमारी कोड डोमेन है g ऑफ f की। अब यहाँ पर हमारी डोमेन तो हमें पता है कि b है। देखो यहाँ पर हमें डोमेन तो पता है कि कितनी है इसकी, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ 3, 6, 9, 12, और इसका मतलब कोड में या रेंज कितनी आ रही है ऐसे, मतलब अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ आपको तो कुछ ऐसा आ रहा है। बट ऐसा हमारे पास कोई सेट ही नहीं है जिसमें 30, 39, 48, 57 हो। तो इस तरह की मतलब कंपोजिशन को हम क्या करेंगे कि f ऑफ g इज़ इनवैलिड। अब इसकी इनवैलिड का रीज़न सिर्फ यही है कि आपको डोमेन और कोड डोमेन के बारे में पता होना चाहिए। आपका जो भी फंक्शन बनेगा उसकी जो भी मतलब कि डोमेन और कोड डोमेन होगी वो इनके बीच में होनी चाहिए, मतलब यही होनी चाहिए तीनों के बीच में। ऐसा नहीं है कि कोई थर्ड सेट हम बना लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम फंक्शन डिफाइन कर पाएंगे। हमारा फंक्शन इन्हीं के बीच में ही डिफाइन होना चाहिए। आई होप आपको डोमेन और कोड डोमेन के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की डेफिनेशन और उसके प्रोसीजर के बारे में भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखो मुझे पता है कि टॉपिक थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको धीरे धीरे विजुलाइज भी करवा पाऊँ। अभी हो सकता है कि आपको ये मुश्किल लगे, बट जैसे ही हम इस एक्सरसाइज की एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस करेंगे तो बिलीव मी ये टॉपिक बहुत ईजी है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्वर्टेबल फंक्शंस के बारे में। अब सेम वही बात, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे जो बुक में गिवन है और फिर उसको इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो ये इन्वर्टेबल फंक्शन की डेफिनेशन है जो आपकी बुक में गिवन है। अब इस डेफिनेशन की एक्सप्लेनेशन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो डेफिनेशन इतनी कॉम्प्लेक्स लग रही है, बिलीव मी इसके क्वेश्चंस उतने ही ईजी हैं। देखो पहले मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक फंक्शन f फ्रॉम x टू y, हमें कोई फंक्शन गिवन है, ये इसकी डोमेन है और ये इसकी कोड डोमेन है। इस डिफाइंड, इसको डिफाइन टू बी इन्वर्टेबल, इसको इन्वर्टेबल बोलेंगे इफ़ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन, अगर वहाँ पर कोई फंक्शन है g फ्रॉम y टू x जिसकी डोमेन क्या है y और कोड डोमेन क्या है x, मतलब इससे रिवर्स। यहाँ पर ये डोमेन थी, ये कोड डोमेन है, अब यहाँ पर ये डोमेन होगी और ये कोड डोमेन, मतलब यहाँ पर x टू y, यहाँ y टू x, सच दैट। अब यहाँ पर भी क्या है, सच दैट g ऑफ f इज इक्वल टू ix। अब देखो यहाँ पर g ऑफ f और f ऑफ g दोनों यूज़ किए गए हैं, इसीलिए दोनों टॉपिक्स को इकट्ठे कराया जाता है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टेबल फंक्शन, क्योंकि दोनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अब देखो यहाँ पर g ऑफ f इज इक्वल टू ix। अब कुछ बच्चों को ix का मतलब क्लियर नहीं होता, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि ix का मतलब होता है आइडेंटिटी फंक्शन। अब आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये आइडेंटिटी फंक्शन मतलब इसका मतलब क्या होता है एक्चुअल में, x मतलब अगर मैं फंक्शन में कोई भी वैल्यू भरूं वो सेम ही आ जाए, 1 फिल करूं तो 1, 2 फिल करूं तो 2, अगर फंक्शन में मैं जो इनपुट डालूंगा वही आउटपुट आए तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। तो इसको आप ix की बजाय x भी रीड कर सकते हो। अगर g ऑफ f का आंसर x आए और f ऑफ g का आंसर आइडेंटिटी फंक्शन ऑन y मतलब y आए, then the function g is called inverse of f and is denoted by f inverse। तो ये हमारी डेफिनेशन है।
अब इसको ना मैं थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखो आपने अभी अभी ना कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि अगर f फ्रॉम a टू b कोई फंक्शन है और g कोई b टू c फंक्शन है तो g ऑफ f कितना होता है a टू c, मतलब b और b मतलब आप कॉमन पार्ट समझ सकते हो, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि a टू c। ठीक है, तो इसको ना इससे रिलेट करने की कोशिश करते हैं। अब f फ्रॉम x टू y और g फ्रॉम y टू x, यही हमारे फंक्शन है। तो g ऑफ f कितना आएगा? अब देखो कॉमन कौन है, देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये b है, ये b कॉमन, y और y कॉमन, तो हमारा मतलब कि यहाँ पर डोमेन कितनी आएगी a, मतलब यहाँ पर कितनी है x और यहाँ पर कितनी आएगी x। तो दैट मीन्स g ऑफ f x टू x ही डिफाइन है, मतलब जो भी आप वैल्यू फिल करोगे उसी में आपका आंसर आएगा, जिसको वो बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, अब इसको उल्टा भी लेके चलते हैं, f ऑफ g। चलो एक बार दोबारा से लिखते हैं, f ऑफ g, पहले लिखते हैं g फ्रॉम y टू x एंड f फ्रॉम x टू y। तो मुझे f ऑफ g लिखना है, तो आपको पता है अब फिर ये क्या हो गए कॉमन, इसको आप ऐसे याद कर लो कॉमन। तो f ऑफ g कितना आएगा? फ्रॉम y टू y, मतलब अगर आप इसमें y फिल करोगे तो y में ही आंसर आएगा। यहाँ पर आप x में फिल करोगे तो x में ही आंसर आएगा, क्योंकि दोनों तरफ सेट सेम ही है। यहाँ पर भी दोनों तरफ सेट सेम है, y फिल करोगे तो y ही आंसर आएगा। तो अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए, तो ऐसे जो g फंक्शन है हमारा, जो g है ये क्या है? इन्वर्स ऑफ f, मतलब वो फंक्शन क्या होगा? इन्वर्टेबल होगा। इन्वर्टेबल का क्या मतलब है? कि वो फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब ये तो मैंने आपको ना डेफिनेशन एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जो एनसीईआरटी में लैंग्वेज गिवन है कि अगर g ऑफ f का आंसर भी x आ जाए, f ऑफ g का आंसर y आ जाए, और वो भी मैंने आपको विजुलाइज भी करवा दिया कि किस तरह से ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की हेल्प से काम करता है। ठीक है, अब इसको अगर मैं और भी सिंपल लैंग्वेज और एक ही लाइन में ख़त्म करना चाहूँ तो देखो, इन्वर्टेबल का क्या मतलब है? इन्वर्स। इन्वर्स का क्या मतलब है? उल्टा। जैसे आपको पता होगा कि अगर मैं बोलूँ कि 2 का इन्वर्स कितना होगा तो आप बोलोगे सर 1/2। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर -1, यानी कि 2 का इन्वर्स कितना है? 2 की पावर -1। 3 का इन्वर्स कितना है? 3 की पावर -1। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अब सिमिलरली देखो 2 का उल्टा 2 की पावर -1, 3 का उल्टा 3 की पावर -1। सिंपल सी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो f का उल्टा अगर कोई फंक्शन हमें मिल जाए जो g है y टू x, जैसे यहाँ पर x टू y है तो यहाँ पर y टू x, और वो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, तो g को हम क्या बोलेंगे? देखो f का उल्टा क्या होगा? g मतलब f इनवर्स, तो f का उल्टा f इनवर्स। अब देखो यहाँ पर आपकी बुक में ना 2 पॉइंट्स ऐड किए गए हैं इस डेफिनेशन में, दैट इफ़ अ फंक्शन इज इन्वर्टेबल विच इम्प्लाइज फंक्शन इज 1 1 ऑन 2, मतलब वो बाइजेक्टिव है। इफ़ फंक्शन इज बाइजेक्टिव देन f इज इन्वर्टेबल। अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि अगर कोई फंक्शन इन्वर्टेबल है तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो 1 1 ऑन 2 भी है, मतलब बाइजेक्टिव है। और सिमिलरली अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है, मतलब वो 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, तो उसको हम बोल सकते हैं इन्वर्टेबल। अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये बहुत इजी भी है, और इससे ये जो पार्ट है मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इजी क्यों है पहले वो बताता हूँ, क्योंकि हमने 1 1 ऑन 2 पहले भी हम पढ़ चुके हैं। मतलब इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज है उसको हमने बहुत डिटेल में अच्छे से किया था, और उसमें हमने 1 1 ऑन 2 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो आपको पता है कि 1 1 ऑन 2 आपको आता है, और अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन 2 है तो उसको हम इन्वर्टेबल बोल सकते हैं। और सिमिलरली अगर कोई फंक्शन इन्वर्टेबल है तो उसको हम 1 1 ऑन 2 या बाइजेक्टिव भी बोल सकते हैं। तो इसको ना मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, उससे आपका ये जो इन्वर्टेबल फंक्शन वाला मतलब जो डेफिनेशन है ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मैं आपको वो सारी चीज़ विजुलाइज करवाने की कोशिश करूँगा। अब देखो मैं यहाँ पर 2 फंक्शन लिखे हैं, f फ्रॉम x टू y। अब यहाँ पर 1 2 3 और y में कौन कौन से हैं? a b c। अब यहाँ पर भी x में कौन से हैं? 1 2 3 और y में क्या है? a b c d। अब क्लियरली अगर आपने 1 1 ऑन 2 को अच्छे से ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता है कि 1 1 की डेफिनेशन क्या है कि x में सभी एलिमेंट, मतलब x के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। तो क्लियरली ये जो फंक्शन है ये 1 1 है और ये भी 1 1 है, क्योंकि यहाँ पर भी x के सभी एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज है। और यहाँ पर
ऑन टू की बात करते हैं। अब ऑन टू क्या कहता है कि y में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, वो किसी ना किसी x के साथ अटैच होना चाहिए। तो यहाँ पर ये अटैच भी हो रहा है A1 के साथ, B2 के साथ, C3 के साथ, तो क्लियरली ये ऑन टू है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो D एलिमेंट है ये खाली है, और अगर y में हमें कोई भी एक एलिमेंट खाली मिलता है तो उसको हम बोलते हैं नॉट ऑन टू। अब क्लियरली ये बाइजेक्टिव है क्योंकि ये 1 1 ऑन टू है और ये नॉट बाइजेक्टिव। अब ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से पता है। अब इसको मैं इन्वर्टेबल फंक्शन से कैसे रिलेट करूँगा, देखो मैंने आपको अभी अभी समझाया कि इन्वर्टेबल फंक्शन को अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँ, इन्वर्टेबल फंक्शन का जस्ट मतलब ये है कि हमें कोई ऐसा फंक्शन मिले जो मतलब इससे उल्टा एग्जिस्ट करे, जैसे y2x, यहाँ पर भी y2x, ठीक है, ऐसे कोई उल्टा फंक्शन मिले जो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करता हो जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो जो जो फंक्शन है ये क्या है, एफ इनवर्स है। ये जो जी फंक्शन है ये क्या है, एफ इनवर्स है। अब इसको मैं इससे रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। देखो ध्यान से समझना है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब देखो y में कौन कौन से एलिमेंट है, ए बी सी। x में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3। अब यहाँ पर भी y में कौन कौन से एलिमेंट हैं, ए बी सी डी। अब x में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। अब देखो ध्यान से देखो, 1 a के साथ अटैच है तो a 1 के साथ अटैच है, मतलब दोनों अटैच हैं एक दूसरे के साथ। b 2 के साथ, c 3 के साथ आपके सामने ही है। अब यहाँ पर भी सेम, a 1 के साथ, b 2 के साथ, c 3 के साथ। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, देखो ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 ऑन टू है। अब ये 1 1 ऑन टू की डेफिनेशन है कि सबकी मतलब 1 की इमेज a, 2 की b, 3 की c। तो इससे क्या होता है 1 1 ऑन टू से, इस फंक्शन को मैं देखो यहाँ पर जो g है वो क्या है, एफ इनवर्स। अब यहाँ पर जो g है वो एफ इनवर्स नहीं है। क्यों ऐसा है, देखो अगर मैं इसको बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूं तो 1, देखो यहाँ से जाने का रास्ता है 1 के साथ मैं a के पास जा सकता हूं और a से 1 के पास आ सकता हूं, ये रास्ता है। यहाँ पर 2 b के साथ, b 2 के साथ, 3 c के साथ, c 3 के साथ, देखो यहाँ पर पॉसिबल है। तो इसको मैंने उल्टा लिखा, ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हैं। देखो अगर मैं इसको इधर लिख दूँ और इसको इधर लिख दूँ, ये सभी एक दूसरे के साथ अटैच हैं, बट ऐसा यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। देखो 1 a के साथ, 2 b के साथ, c 3 के साथ, बट d किसी के साथ अटैच नहीं हो रहा। मतलब d से मैं वापस यहाँ पर कैसे आऊँगा, यहाँ पर कोई एलिमेंट ही नहीं है। सिमिलरली यहाँ से मैं यहाँ पर इसको किसके साथ अटैच करूँगा। तो ये जो खाली एलिमेंट है ना, इसका क्या मतलब है कि ये फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं है, मतलब 1 1 तो है, ऑन टू नहीं है, मतलब बाइजेक्टिव नहीं है। तो इसका मैं उल्टा नहीं कर सकता। देखो इसका उल्टा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर इधर एलिमेंट खाली रह रहा है, और अगर इसको उल्टा करूँगा तो यहाँ पर इधर एलिमेंट खाली रह जाएगा। तो ये एफ इनवर्स कभी नहीं बन सकता। अब यहाँ पर ये एफ इनवर्स क्यों बन रहा है, देखो ये एफ इनवर्स क्यों बन रहा है, क्योंकि अगर मैं इसको रिवर्स भी करूँगा, अगर ए बी सी को मैं इधर लिखूँगा तो ये हमेशा अपने रूट के साथ मतलब अटैच रहेंगे। देखो 1 a के साथ, 2 b 2 के साथ, 3 c के साथ, चाहे मैं इसको इधर लिख दूँ चाहे मैं इधर लिख दूँ, दोनों सिचुएशन में ये 1 1 ऑन टू है। और f फ्रॉम x टू y और g क्या है, इससे बिल्कुल उल्टा है, मतलब y टू x है। तो इसलिए मैं g को लिख सकता हूँ एफ इनवर्स, क्योंकि मेरे पास दोनों साइड पे मतलब जाने के लिए रास्ता है। अब इसकी बात करते हैं। अब देखो मैं यहाँ पर 1 से a तक जा सकता हूँ, 2 से b तक जा सकता हूँ, 3 से c तक जा सकता हूँ। और अगर मैं इसका उल्टा एक फंक्शन लिखूँ, मतलब y2xg, अब उसमें क्या हो रहा है कि देखो a से मैं 1 तक जा सकता हूँ, b से मैं 2 तक, c से मैं 3 तक। अब d से मैं फिर यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसके पास मैं जा सकूँ। तो क्लियरली ऐसा जो फंक्शन है g, इसको मैं एफ इनवर्स नहीं लिख सकता। तो इस तरह से मैं इन्वर्टेबल फंक्शन को 1 1 ऑन टू से रिलेट कर सकता हूँ। अब देखो अगर मैं इस सारी चीज़ को सम अप करना चाहूँ तो देखो आपके सामने ही है ये जो मैपिंग है f, ये 1 1 ऑन टू है, और 1 1 ऑन टू की मैपिंग हमेशा ऐसी ही होती है। तो अगर ये फंक्शन 1 1 ऑन टू और उसकी मैपिंग ऐसी है तो इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ। रोटेट, ठीक है, रोटेट मतलब उल्टा करना। और अगर मैं किसी फंक्शन को रोटेट कर सकता हूँ या उल्टा कर सकता हूँ, दैट मीन्स उसका एफ इनवर्स एग्जिस्ट होगा। मतलब उस फंक्शन को अगर मैं रोटेट कर सकता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि वो फंक्शन क्या है, इन्वर्टेबल। ठीक, रोटेट आपके सामने है, इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ। 3 एलिमेंट इधर है, 3 इधर है, ये एग्जांपल है जस्ट। अब इसकी बात करते हैं। अब देख लो आपके सामने है, ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है, मतलब ये 1 1 ऑन टू नहीं है। तो अगर मैं इसको रोटेट करूँ तो ये रोटेट होगा ही नहीं, क्योंकि अगर रोटेट करूँगा तो देखो यहाँ पर
देखो इस सिचुएशन में राइट हैंड साइड पे एलिमेंट खाली है और इस सिचुएशन में अगर मैंने इसको रोटेट किया लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंट खाली है, तो इसको मैं रोटेट नहीं कर सकता। और अगर इसको मैं रोटेट नहीं कर सकता तो मैं उसका एफ इनवर्स नहीं लिख सकता, मतलब इस फंक्शन का एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात का सम अप हो गया कि अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो इन्वर्टेबल होगा। ठीक, अब सिमिलरली अगर कोई फंक्शन इन्वर्टेबल है, अब देखो आपके सामने ही है, मैंने आपको अभी बताया अगर कोई फंक्शन इन्वर्टेबल है दैट मीन्स हम उसको रोटेट कर सकते हैं, और अगर उसको रोटेट कर सकते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि अगर वो रोटेट हो सकता है दैट मीन्स वो इस मैपिंग के थ्रू ही रोटेट हो सकता है, मतलब दोनों तरफ सेम एलिमेंट, मतलब इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर रोटेट हो सकता है तो दैट मीन्स वो फंक्शन नेचुरली ऑब्वियसली वो क्या होगा 1 1 on 2, जो मैंने यहाँ पर लिखा कि इफ़ अ फंक्शन इज इन्वर्टेबल देन फंक्शन इज नेसेसरली 1 1 on 2। अब सेम यहाँ पर है, ये फंक्शन मतलब कि इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता तो मैं इसको रोटेट नहीं कर सकता, और अगर मैं रोटेट नहीं कर सकता तो ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। अगर ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट नहीं करेगी तो इस फंक्शन को हम 1 1 on 2 नहीं बोल सकते। अब देखो स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि ये टॉपिक आपको थोड़ा सा बोरिंग और थ्योरेटिकल लग रहा होगा, बट बिलीव मी जितनी एफर्ट्स मैंने आपको इसका बेसिक समझाने में लगाए हैं, इससे शायद आधी ही एफर्ट्स मुझे लगानी पड़ेंगी इसके क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स को समझाने के लिए। मेरा कहने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर आपने इसकी डेफिनेशन मतलब कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस और इन्वर्टेबल फंक्शंस के बेसिक्स को अच्छे से सीख लिया तो आपको क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये जो टॉपिक है ना आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टेबल फंक्शन, मतलब खास करके ये इन्वर्टेबल फंक्शन, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये आपकी बुक में दो छोटे छोटे रिजल्ट हैं, इन दोनों की हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, ये जस्ट हमें इसको एज इट इज़ मतलब कि याद रखना है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, f फ्रॉम x टू y की फंक्शन है, g y टू z है एंड h कोई थर्ड फंक्शन है z टू s। ठीक है, आर फंक्शंस देन h ऑफ g ऑफ f इज इक्वल टू h ऑफ g ऑफ f, मतलब इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूव किया गया है। मतलब अगर हम ब्रैकेट्स को चेंज करें तो इसके आंसर को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको मैं जल्दी जल्दी से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी में। देखो h, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन की हमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमें जस्ट इस रिज़ल्ट को याद रखना है। अगर मैं यहाँ पर x डालूँ तो इसका क्या मतलब होगा, आपको पता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी तो g के अंदर fx, आपको पता है तो g के अंदर fx है। अब इसको इस जो o रहेगा यहाँ पर h ऑफ, तो इसको भी सॉल्व करते हैं तो h के अंदर क्या होगा, h के अंदर है g और g के अंदर है fx, तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। अब सिमिलरली अगर मैं ब्रैकेट को चेंज करूँ तो यहाँ पर अगर मैं x लगाऊँ तो यहाँ पर क्या बन गया h ऑफ g ऑफ fx। तो आपको पता है पहले ये वाला मतलब कि ब्रैकेट सॉल्व होगी तो यहाँ पर क्या होगा, h ऑफ g के अंदर है fx। तो अब क्या होगा, h ऑफ g क्या कहेगा कि h के अंदर है g ऑफ fx। तो देख लो दोनों तरफ हमारा जो आंसर है वो सेम है। मतलब मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इसकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में हमें नहीं जाना, ये बस हमें रिज़ल्ट दो याद रखने हैं कि अगर हम ब्रैकेट्स को चेंज करेंगे फंक्शन में तो उससे हमारे आंसर को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब सिमिलरली इस रिजल्ट को हम प्रूव नहीं करेंगे, जस्ट हमें याद रखना है कि f फ्रॉम x टू y की फंक्शन है और g कोई y टू z फंक्शन है और दोनों क्या है इन्वर्टेबल फंक्शन। मतलब यहाँ पर f इन्वर्स भी होगा और यहाँ पर g इन्वर्स भी होगा। तो अगर g ऑफ f देन g ऑफ f इज़ आल्सो इन्वर्टेबल। अगर मैं उसका देखो इन दोनों का g ऑफ f मतलब इनको कंपोज करके एक थर्ड फंक्शन बनाऊँ g ऑफ f, तो वो भी क्या होगा इन्वर्टेबल। और उस इन्वर्टेबल जो इन्वर्टेबल आपने याद रखना है कि अगर दो फंक्शन इन्वर्टेबल हैं तो उनका g ऑफ f भी क्या होगा इन्वर्टेबल। और उसमें कौन सी मतलब ऐसे प्रॉपर्टी यूज़ होगी, ये प्रॉपर्टी आपने ये रिजल्ट आपने याद रखना है कि g ऑफ f का इन्वर्स कितना होगा f इन्वर्स o g इन्वर्स, मतलब इसका उल्टा। इसको आप याद कैसे रखोगे, f पीछे है तो f पहले इन्वर्स o फिर g इन्वर्स। तो ये दोनों रिजल्ट आपने जस्ट याद रखने हैं, इसको हमें प्रूव भी नहीं करना, इसकी ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाना क्योंकि टॉपिक पहले ही बहुत थ्योरेटिकल है। तो इनको जस्ट हमें एज इट इज़ याद रखेंगे। तो मेनली आपने कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस और इन्वर्टेबल फंक्शन की डेफिनेशन और जो भी मैंने आपको सिखाया या विजुलाइज करवाया उसको अपने माइंड में रखना है।
अब ये है हमारी इस टॉपिक की फर्स्ट एग्जांपल और आपकी एनसीईआरटी की 15th एग्जांपल। लेट एफ फ्रॉम, अब क्योंकि फंक्शन गिवन है 2 3 4 5 2 3 4 5 9, मतलब ये इसकी डोमेन है और ये इसकी कोडोमेन है, आपको पता है। एंड जी ये कोई अनदर फंक्शन है, अब इसकी डोमेन क्या है 3 4 5 9 और इसकी कोडोमेन क्या है 7 11 15। बी टू फंक्शंस डिफाइंड एज, अब फंक्शन डिफाइन कैसे है, एफ ऑफ 2 का आंसर 3 है, एफ ऑफ 3 का आंसर 4 है और एफ ऑफ 4 और एफ ऑफ 5 का आंसर इक्वल है, मतलब 5 है। अब जी के बारे में बताया गया, जी ऑफ 3 और जी ऑफ 4 का आंसर सेम है 7 है। अब जी ऑफ 5 और जी ऑफ 9 का आंसर भी सेम है, कितना 11। देन फाइंड जी ऑफ एफ। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आपने इस वीडियो को स्टार्टिंग से अच्छे से मतलब ध्यान से समझा है ना, तो अब आपको पता लगेगा कि आपको ध्यान से समझने का क्या फ़ायदा है। तो मैंने आपको बोला भी था कि अगर आपने स्टार्टिंग से इस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया तो क्वेश्चन इसके बहुत ईजी हैं और छोटी छोटी बातें आपको जो मैंने सिखाई हैं वो सभी आपके काम आने वाली हैं। अब देखो कैसे, अब देखो मुझे जी ऑफ एफ फाइंड करना है। तो देखो इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट मैं आपके लिए एक बार ना इसको डायग्राम से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना आए। आप चाहो तो इसको बिना डायग्राम के भी कर सकते हो। देखो कैसे, अब देखो f हमारा फंक्शन है, ये कैसे डिफाइन है 2 3 4 5 और ये 3 4 5 9 तक डिफाइन है। तो अगर इसकी मैं डायग्राम बनाऊं तो ये कुछ ऐसा है, ये हमारा 2 3 4 और 5 और यहाँ पर हमारा सेट है 3 4 5 9। अब इससे डायग्राम से क्या होगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझना। अब देखो 2 किसके साथ अटैच है, 3 के साथ, आपके सामने ही है। तो 2 को ना 3 के साथ अटैच कर दो। अब 3 किसके साथ अटैच है, 4 के साथ। 4 और 5 दोनों 5 के साथ अटैच है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा f डिफाइन है। अब सिमिलरली हम g लिखते हैं। ये सब कुछ मैं आप बता रहा हूँ आपके लिए, आप इसको कट शॉर्ट भी कर सकते हो। सो 3 4 5 9 इज इक्वल टू, मतलब डोमेन कोड डोमेन कितनी है इसकी 7 11 15। अब इसकी भी एक बार डायग्राम बना के देखते हैं। सो 3 4 5 9, तो यहाँ पर कितना है 7 11 15। अब इसमें भी जो 3 और 4 हैं वो दोनों 7 से रिलेट कर रहे हैं। अब 5 और 9 दोनों 11 से रिलेट कर रहे हैं। तो ये जस्ट मैंने डायग्राम आपके लिए बनाई है, बार बार बोल रहा हूँ, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अब देखो, अब आपकी वो सभी छोटी छोटी बातें आपको काम आने वाली हैं। अब सबसे पहले अपनी डेफिनेशन पे आते हैं। हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, ध्यान से देखो, f फ्रॉम a टू b, g फ्रॉम b टू c, ये कॉमन होना चाहिए। अब आपके सामने है, देखो इसकी कोड डोमेन क्या है 3 4 5 9। अब जी की डोमेन कितनी है 3 4 5 9, ये दोनों क्या है सेम है, सेम ही होनी चाहिए, तभी हम जी ऑफ एफ लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात और काम आने वाली है, जो अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी तो देखो जी ऑफ एफ। अब मुझे जी ऑफ एफ फाइंड करना है। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगी कि यहाँ पर मैं कैसे एलिमेंट, यहाँ पर कौन सा एलिमेंट फिल करूँ। और अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी है तो आपको मैंने यही समझाया था कि एफ के साथ कौन आएगा, x की, मतलब f की डोमेन, और f की डोमेन कितनी है 2 3 4 5। f के साथ मुझे एलिमेंट लिखने हैं ना। देखो इसका क्या मतलब होता है, देखो अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसका मतलब होता है g के अंदर fx, ठीक। और x किसके साथ है, f के साथ। f की डोमेन कितनी है, ये वाला सेट 2 3 4 5, तो मैं यहाँ पर f की ही डोमेन फिल करूँगा। तो मैं यहाँ पर क्या फिल करूँगा, g ऑफ f के अंदर 2, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, देखो g के अंदर f2। अब f2 आपके सामने है, f2 का आंसर कितना है 3, ये देखो यहाँ पर भी क्लियर है। तो इसको आप ऐसे लिख लो, f2 का आंसर कितना है 3, आपके सामने है 3। तो अगर मेंशन करना है तो लिख दो, बिकॉज f2 कितना है 3। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट अगर आपने एक बार इसको ध्यान से कर लिया तो ये बहुत ईजी है। और g ऑफ 3 किसके साथ अटैच है, g में 7 के साथ, आपके सामने है g ऑफ 3 7 के साथ, क्योंकि यहाँ पर भी लिख दो कि g ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है 7। तो g ऑफ f2 का आंसर कितना आ गया 7। तो ये हमने फर्स्ट मतलब वैल्यू निकाल ली। अब सेकंड वैल्यू की बात करते हैं। तो g ऑफ f, अब अगला एलिमेंट कौन सा फिल करेंगे हम 3। आपने इस वाली डोमेन को देखना है, ठीक। अब 3 आपको पता है g के अंदर f ऑफ 3,
अब F3 4, मतलब F3 कितना है 4, तो ये लिख दो यहाँ पर कितना आएगा 4, और यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ कि f(3) की वैल्यू कितनी है 4। अब G4, अब G4 की वैल्यू देखो कितनी है यहाँ पर 7, यहाँ पर लिखा हुआ है G4 की वैल्यू 7, तो यहाँ पर आप लिख दो G4 की वैल्यू कितनी है 7, तो G(f)(3) की वैल्यू भी कितनी आ गई 7, तो यहाँ पर आप ये स्टार डाल दो। तो ये वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली। अब उसके बाद G(f)(4), मतलब G के अंदर f(4), और f(4) की वैल्यू आपके सामने ही है, दोनों इक्वल है, मतलब इसकी आएगी 5, 4 की वैल्यू 5, तो यहाँ पर आप लिख दो G के अंदर 5, क्योंकि f(4) की वैल्यू कितनी है 5। अब G(5) की वैल्यू कितनी है, देखो G5 किसके साथ अटैच है 11 के साथ, G5 11 के साथ, तो इसका आंसर कितना आएगा 11, क्योंकि G5 की वैल्यू कितनी है 11। तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये पार्ट आप स्किप कर सकते हो, आप डायरेक्टली यहाँ से वैल्यू फिल कर सकते हो, बट आपको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आपको डायग्राम भी बना के दिखाई है, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे कंप्लीट करते हैं। अब देखो सिमिलरली हमने G(f)(4) की वैल्यू निकाल ली 11, जो लास्ट पेज पे हमने कैलकुलेट की थी। अब लास्ट आपको बताया कि आपका x यहाँ से आ रहा है, ये आपकी डोमेन है, तो लास्ट कौन सा एलिमेंट है 5, तो आप यहाँ पर फिल करो G(f)(5), तो आपको पता है G के अंदर f5, अब f5 का आंसर कितना है 5, तो आप यहाँ पर लिख लो G के अंदर 5, क्योंकि f5 का आंसर कितना है 5। अब सिमिलरली G5, अब G5 का आंसर कितना है 11, तो यहाँ पर कितना आएगा 11, क्योंकि G5 का आंसर कितना है 11, तो सेम आपके सामने ही है, हमने G(f)(5) की वैल्यू कितनी निकाल ली 11। तो इस तरह से हमने दो फंक्शन से एक नया फंक्शन कंपोज कर लिया, और आपके सामने है ये क्वेश्चन बहुत इजी था, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपने इस वीडियो को स्टार्टिंग में आधा घंटा अच्छे से देखा है तो आपको इसके क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके सामने ही है, क्वेश्चन का लेवल बहुत ईजी है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड G(f) एंड f(g), मतलब गॉफ और फॉग फाइंड करना है इफ़ f फ्रॉम R to R, मतलब इसकी डोमेन और कोडोमेन वो क्या है रियल नंबर, एंड G फ्रॉम R to R, मतलब इसकी भी डोमेन और कोडोमेन कितनी है R to R, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर, आर गिवन बाय। अब फंक्शन डिफाइन कैसे है, fx इज इक्वल टू cos x और gx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, देन शो दैट G(f) नॉट इक्वल टू f(g). अब ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत ईजी है। तो आपको पता होगा कि हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन के बाद मैंने आपको ये समझाया था कि f(g) और G(f) को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो वही सारा पार्ट हम यहाँ पर रिपीट करने वाले हैं। मतलब ये क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत ईजी है। देखो कैसे, सबसे पहले अपना फंक्शन लिखते हैं f फ्रॉम R to R, तो ये रियल नंबर टू रियल हमारा फंक्शन डिफाइन है। अब डिफाइन कैसे है, fx इज इक्वल टू cos x। अब सिमिलरली ये दूसरा फंक्शन है, ये भी R to R डिफाइन है। अब ये कैसे डिफाइन है 3x स्क्वायर। तो बारी बारी से कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम G(f) कैलकुलेट करेंगे, G(f), ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर x लिखूँ, क्योंकि मुझे जनरली में आंसर देना है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं फिल करनी जो हमने लास्ट क्वेश्चन में की थी, क्योंकि वहाँ पर हमें पर्टिकुलर वैल्यू फिल करनी थी 4, फिर 5, फिर 3, फिर 2, ऐसा कुछ भी। यहाँ पर जनरली या रियल नंबर टू रियल नंबर है, तो मैं यहाँ पर x फिल कर रहा हूँ। तो आपको पता है G(f) का क्या मतलब होता है, G के अंदर fx। अब वैसे तो मैंने इसको बहुत बार एक्सप्लेन किया, अब एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो आपको पता है कि gx की अपनी वैल्यू कितनी है 3x स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पर 1 फिल करूँगा तो 3 × 1 स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पर 2 फिल करूँगा तो 3 × 2 स्क्वायर, और अगर मैं यहाँ पर fx फिल करूँगा तो 3 × fx का होल स्क्वायर। तो बेसिकली क्या हो रहा है, मैंने जस्ट x की जगह पर 1 लिखा तो मैंने यहाँ पर भी 1 लिखा, यहाँ पर 2 लिखा तो यहाँ पर भी 2 लिखा। अगर मैंने x की जगह पर fx लिखा तो मैंने वहाँ पर भी fx लिखा। तो सेम यहाँ पर लिखेंगे 3 × fx का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि fx की अपनी वैल्यू कितनी है cos x,
तो 3 वो फिल कर दो, cos x का होल स्क्वायर। तो अगर इसको मैं सम अप करूँ तो g ऑफ f की वैल्यू कितनी आएगी, 3 cos स्क्वायर एक्स, क्योंकि होल स्क्वायर इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई g ऑफ f की 3 cos स्क्वायर एक्स। तो ये बहुत इजी थी हमारे लिए, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में इसको सीख लिया था कि f ऑफ g और g ऑफ f को हम कैसे लिखते हैं। अब g ऑफ f हमने निकाल लिया, तो f ऑफ g की बात करते हैं। तो f ऑफ g x, आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, f के अंदर gx। तो इसको भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको पता है कि fx हमारा कैसे डिफाइन है, cos x, क्योंकि कुछ बच्चों को ना कंफ्यूजन होती है, और जैसे कई बार एनसीईआरटी में एक्सप्लेनेशन ऐसी होती है कि उससे काफ़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि इसको ऐसे कैसे लिखेंगे। तो ध्यान से करना है, fx इज इक्वल टू cos x। अगर मैं यहाँ पर 1 फिल करूँ तो cos 1, 100 फिल करूँ तो cos 100, मतलब कुछ भी फिल कर लो आप समझाने के लिए। अगर मैं यहाँ पर gx फिल करूँ तो cos के अंदर gx। देखो बेसिकली आपने करना क्या है, जहाँ पर भी x है उसके आगे पीछे जो भी लिखा है उसको एज इट इज़ लिखो और x को जस्ट रिप्लेस कर दो। यहाँ पर मैंने 1 से रिप्लेस किया, यहाँ पर मैंने 100 से किया, यहाँ पर मैंने gx से किया। तो इसका आंसर कितना आएगा, cos के अंदर gx। अब gx की अपनी वैल्यू कितनी है, 3x स्क्वायर। तो थोड़ा समराइज करते हैं, तो f ऑफ g की वैल्यू कितनी आ गई, cos 3x स्क्वायर। अब देख लो आपके सामने है, यहाँ पर क्या है 3 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर क्या है, कॉस के अंदर 3x स्क्वायर। तो ये कहीं से भी दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं है। आपके सामने है डिफरेंस आपको सामने नजर आ रहा है। यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स को 3 से मल्टीप्लाई किया गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉस का स्क्वायर तो है ही नहीं है, कॉस के अंदर है 3x स्क्वायर। तो क्लियरली g ऑफ f नॉट इक्वल टू f ऑफ g। तो आपके सामने देख लो हमने क्वेश्चन कितना इजीली कर लिया। फिर से हर क्वेश्चन, मुझे थोड़ा सा आदत है कि मैं अपनी बात रिपीट करता रहता हूँ ताकि आपके वो माइंड में जो बात है वो बैठ सके कि देखो जो एफर्ट्स हमने स्टार्टिंग में लगाए थे अब उसका हमें फ्रूट मिलने लगा है, हम अपने क्वेश्चंस बहुत ईजिली सॉल्व कर पा रहे हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब देखो स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल को करवाने से मैं पहले ही आपको बता दूं कि इसकी स्टेटमेंट देख के डरना नहीं है। जितनी इसकी बड़ी स्टेटमेंट है तो उससे ही छोटा इसका आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है आपके लिए, जस्ट आपने ध्यान से समझना है इसको। देखो तो f यहाँ पर शो दैट इफ f फ्रॉम कोई फंक्शन है r-7/5 टू r-3/5। अब देखो इसमें आपको एक बात तो समझ आ गई होगी कि ये वाला पार्ट क्या है, डोमेन है, और ये वाला पार्ट क्या है, कोडोमेन है। अब कुछ बच्चों को इसको रीड नहीं करना आता, इसका मतलब क्या है पहले मैं वो बता देता हूँ। अब देखो आपको पता है कि R का मतलब क्या होता है, हमें अभी लास्ट एग्जाम्पल की R का मतलब होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब r-7/5 का क्या मतलब है कि पूरे रियल नंबर वाले सेट में से 7/5 इसमें नहीं है। मतलब ये जो भी सेट है ये सेट ऑफ रियल नंबर है बट उसमें 7/5 नहीं है। अब सिमिलरली ये भी रियल नंबर का सेट है बट इसमें कौन नहीं है, 3/5। तो ये बात आपको क्लियर होगी। इज डिफाइंड एज, अब फंक्शन हमारा डिफाइन कैसे है, fx इज इक्वल टू 3x + 4 डिवाइड बाई 5x - 7। ठीक, अब अगले फंक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी ये क्या है, इसकी डोमेन है, और ये क्या है, इसकी कोडोमेन। अब ये भी कैसे है, रियल नंबर में से 3/5 नहीं है। अब कोडोमेन कैसी है, रियल नंबर में से 7/5 नहीं है। इज डिफाइंड एज, अब ये भी डिफाइन कैसे है, gx इज इक्वल टू 7x + 4 डिवाइड बाई 5x - 3। ठीक, देन f ऑफ g इज इक्वल टू i ऑफ a एंड g ऑफ f इज इक्वल टू i ऑफ b। एक बार मैं स्टेटमेंट रीड कर देता हूँ। वेयर a इसको बोला गया, a इसको बोला गया r-3/5। जो ये वाला सेट है ना, r-3/5 r-3/5, इसको उन्होंने नेम दे दिया a। अब r-7/5 r-7/5 r-7/5, इसको क्या नेम दिया उन्होंने, b। वेयर i a की वैल्यू कितनी है, x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। आई बी मतलब x की वैल्यू कितनी है, x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b आर कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शंस ऑन दी सेट a एंड b रिस्पेक्टिवली। अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये हमें पहले ही पता है। मैंने आपको इन्वर्टेबल फंक्शन की डेफिनेशन में अच्छे से बताया था कि आई एक्स का मतलब क्या होता है, आपको याद होगा। आई एक्स का मतलब होता है x मतलब आइडेंटिटी फंक्शन, जो भी हम वैल्यू फिल करेंगे वही सेम आंसर। आई वाई का मतलब y मतलब जो वैल्यू फिल करेंगे वही सेम आंसर। तो इसका तो मतलब ये है।
तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पर f कोई फंक्शन है, ये क्या है r-7/5 टू r-3/5, ये डोमेन, ये कोडोमेन। अगर आप g को ध्यान से देखो r-3/5 r-7/5, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, मतलब ये फंक्शन उल्टा है, f फ्रॉम x टू y, g फ्रॉम y टू x। तो ये बिल्कुल इन्वर्टेबल फंक्शन की डेफिनेशन है। अब देखो मैंने आपको क्वेश्चन अच्छे से समझा दिया, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया। देखो यहाँ पर f फंक्शन डिफाइन है, यहाँ पर g फंक्शन डिफाइन है। देन शो दैट ये f फंक्शन डिफाइन है, g फंक्शन डिफाइंड है, देन f ऑफ g इज इक्वल टू i ऑफ a, g ऑफ f इज इक्वल टू i b। मतलब ये वाला पार्ट भूल जाओ, इसके बाद वाला वो बता रहे हैं कि अगर फंक्शन f ऐसे डिफाइन है, g ऐसे डिफाइन है, देन f ऑफ g इज इक्वल टू i ऑफ a, g ऑफ f इज इक्वल टू i ऑफ b। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले ना हम f ऑफ g को कैलकुलेट करेंगे। अब देखो f ऑफ g, तो f ऑफ g पर यहाँ पर हम x लिखेंगे, क्योंकि जनरली हमें कोई भी एलिमेंट लेना है, पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं है। तो आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, f के अंदर gx। ठीक है, अब सेम वही बात आपको पता है कि fx की वैल्यू कितनी है, fx की वैल्यू है 3x प्लस 4 5x माइनस 7। तो f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होगी, ये जस्ट आपको समझाने के लिए, ये आपने एग्ज़ाम में नहीं करना ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो जहाँ पर भी x था मैंने उसको 2 से रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पर क्या है f के अंदर gx, तो जहाँ पर भी x है मैं उसको gx से रिप्लेस कर देता हूँ। ये देखो, तो जहाँ पर भी x था मैंने gx लिख दिया। ठीक है, तो देखो बुक में जो एक्सप्लेनेशन है ना उसमें थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन होगी, तो इसलिए आपने हमेशा इस तरह से कंपोजिशन फंक्शन को एक्सपेंड करना या कंपोज करना है। तो देखो f के अंदर gx, तो f की वैल्यू कितनी है 3, x की जगह पर हम क्या लिखेंगे gx प्लस 4, सेम यहाँ पर 5, ऐसे ब्रैकेट डाल लो, x की जगह पर क्या लिखेंगे हम gx माइनस 7। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि इसको हमने रिप्लेस किया। जस्ट मैंने x की जगह पर gx लिख दिया, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब देखो gx की अपनी वैल्यू फिल करते हैं, वो कितनी है, ध्यान से करना है, थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। 7x प्लस 4 डिवाइड बाई 5x माइनस 3, ये रही gx की वैल्यू प्लस 4। बाकी सारी स्टेटमेंट को हमें एज इट इज़ लिखना है। तो 5 इंटू 7x प्लस 4 डिवाइड बाई 5x माइनस 3 माइनस 7। तो अब जस्ट हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, f ऑफ gx की वैल्यू कितनी आएगी। अगर आप यहाँ पर एलसीएम लो तो 3 इंटू 7x प्लस 4, इसको ना आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 4 से मल्टीप्लाई होगा 5x माइनस 3 होल डिवाइड बाई 5x माइनस 3। ठीक है, अब देखो होल डिवाइड बाई, तो 5 इंटू 7x प्लस 4 माइनस 7, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे या एलसीएम लोगे तो 5x माइनस 3 होल डिवाइड बाई 5x माइनस 3। अब आपके सामने ही है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में कट हो सकता है, तो आपके सामने कितना रह गया, इसको मल्टीप्लाई भी कर लो। 3 7 21x प्लस 3 4 12, इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 4 5 20x 4 3 माइनस 12। तो नीचे करते हैं, ये तो टर्म हमने कैंसिल आउट कर दी। 5 7 35x 5 4 20, माइनस 7 को अगर 5 से करोगे तो माइनस 35x, माइनस 7 को माइनस 3 से करोगे तो प्लस 21। अब देखो यहाँ पर भी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं, देखो कैसे, प्लस 12 माइनस 12, सेम यहाँ पर 35 माइनस 35, तो कितना रह गया आपके पास 21x और 20x। तो सेम नीचे कितना रह गया 20 प्लस 21। अगर इसको मैं सॉर्ट आउट करूं तो कितना आ गया 21 और 20 कितना आ गया 41x डिवाइड बाय 41। तो इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो कितना आंसर आ गया x।
अब देख लो आपके सामने ही है, एफ ऑफ जी का आंसर कितना आया, एक्स, और हमें क्या प्रूव करने को बोला गया था कि एफ ऑफ जी का आंसर कितना आना चाहिए, आई ऑफ ए। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाली चीज़ हमें काम आएगी, आई ऑफ ए का आंसर कितना है, एक्स, मतलब मैंने सही लिखा है, आई ऑफ ए का आंसर कितना आया, एक्स। अब इस पॉइंट को भी मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, वैसे इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपके लिए एक बार इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो, आपको पता है एफ ऑफ जी का मतलब क्या होता है, एफ के अंदर जी एक्स, मतलब एक्स किसके साथ है, जी के साथ, और जी की इनपुट कितनी है, आर माइनस 3/5। तो आर माइनस 3/5 की वैल्यू कितनी है, ए, तो मतलब x कहाँ से आएगा, r माइनस 3/5 में से, मतलब x कहाँ से आएगा, a से। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। ठीक है जी, अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। अब देख लो आपके सामने ही है, f ऑफ जी एक्स का आंसर कितना है, x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। तो मैं लिख सकता हूँ कि f ऑफ g का आंसर कितना है, i ऑफ a, जो हमें क्वेश्चन में प्रूव करने को बोला गया था। अब जैसे ही हमने f ऑफ g कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद हम g ऑफ f भी कैलकुलेट करेंगे। तो आपको पता है इसका क्या मतलब है, g के अंदर fx। अब फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ रफ में। अब देखो, आपको पता है कि gx की वैल्यू कितनी थी, 7x प्लस 4 डिवाइड बाई 5x माइनस 3। तो अगर मैं यहाँ पर 4, यहाँ ऐसा करो 9 फिल करते हैं, सो 7 इंटू 9 प्लस 4, 5 इंटू 9 माइनस 3। तो ये जस्ट अगेन आपको सिर्फ समझाने के लिए है। आपको पता है कि जस्ट मुझे x को रिप्लेस करना है किसी भी नंबर से, जो भी मैं फिल करूँगा। अब मैंने g के अंदर fx फिल की है, तो मैं उसको जहाँ पर भी x है उसको fx से रिप्लेस कर दूँगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर करते हैं। तो आपको पता है gx की वैल्यू थी 7x प्लस 4, तो मैं x की जगह पर क्या लिखूँगा, fx प्लस 4, और आपको पता है नीचे था 5x माइनस 3, तो x की जगह पर fx माइनस 3। तो इसको मैं एक बार हाईलाइट भी कर देता हूँ, मैंने x की जगह पर क्या लिखा है, fx। अब उसके बाद आपको पता है हम हमेशा क्या करते हैं, fx की अपनी वैल्यू फिल करेंगे। fx की अपनी वैल्यू थी 3x प्लस 4 डिवाइड बाई 5x माइनस 7 प्लस 4। अब जस्ट हमें कैलकुलेशन ही करनी है, बाकी सारा क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी है। तो 3x प्लस 4 डिवाइड बाई 5x माइनस 7 माइनस 3। अब इसको जस्ट हमें सॉल्व करना है, तो उसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर कितना आएगा, g ऑफ fx इज इक्वल टू, अब 7 को आप 3x प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 4 इंटू, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे या एलसीएम लोगे तो 5x माइनस 7 होल डिवाइड बाई 5x माइनस 7 होल डिवाइड बाई, अब इसको भी करते हैं, 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3x प्लस 4 से, माइनस 3 को मल्टीप्लाई करोगे 5x माइनस 7 से, होल डिवाइड बाई 5x माइनस 7। अब लास्ट क्वेश्चन के जैसे ही है, मतलब लास्ट पार्ट के जैसा ही है, तो यहाँ पर भी ये टर्म आपस में कैंसिल आउट होगी, तो इसको आप बाकी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लो। 7 इंटू 3 21x, 7 इंटू 4 28। अब 4 को मल्टीप्लाई करो 5 से तो 20x, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करो माइनस 28 होल डिवाइड बाई, ये टर्म्स आपस में कैंसिल आउट होगी। तो 5 को 3 से करेंगे तो 15x, 5 को 4 से करेंगे तो 20, माइनस 3 को 5 से करेंगे तो 15x, माइनस 3 को माइनस 7 से करेंगे तो प्लस 21। अब यहाँ पर भी कुछ टर्म कैंसिल आउट हो रही हैं, 28 माइनस 28, 15x माइनस 15x। देख लो आपके सामने ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत ईजी है। 21x प्लस 20x, नीचे कितना रह गया 20 प्लस 21, तो आपको पता ऊपर कितना आएगा 41x, नीचे कितना आएगा 41, तो ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो g ऑफ fx का आंसर कितना आ गया, x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b। अब इस पॉइंट को भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं जैसे हमने लास्ट पार्ट में किया था। अब आपको पता है g के अंदर fx, तो x किसके साथ है, f के साथ, और f की जो हमारी डोमेन थी वो कितनी थी, r माइनस 7/5, और r माइनस 7/5 का मतलब b, मतलब x हमारा कहाँ से आ रहा है, b से। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ विच एम्प्लाइज
जी ऑफ एफ मतलब आई बी, क्योंकि आई बी की वैल्यू कितनी थी एक्स। तो देख लो आपके सामने है, इस क्वेश्चन को हमने बड़ी ही ईजिली प्रूव कर लिया। जो मैंने आपको पहले भी बोला कि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं, एग्जाम्पल्स भी ईजी हैं और क्वेश्चन भी बहुत ईजी हैं अगर आपके कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस और इन्वर्टेबल फंक्शंस के बेसिक्स अच्छे से क्लियर हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, शो दैट इफ f फ्रॉम a टू b, ये हमें कोई फंक्शन गिवन है a टू b, मतलब इसकी डोमेन कितनी है a और कोडोमेन कितनी है b, एंड g एक अनदर फंक्शन है b टू c, मतलब इसकी डोमेन कितनी है b और कोडोमेन कितनी है c, आर 1 1, मतलब ये दोनों फंक्शन हमें 1 1 गिवन है। देन g ऑफ f फ्रॉम a टू c इज आल्सो 1 1, मतलब अगर ये दो फंक्शन गिवन है हमें f और g और दोनों क्या हैं 1 1, तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके एक नया फंक्शन कंपोज करूं g ऑफ f फ्रॉम a टू c, तो वो भी क्या होगा 1 1। अब ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। अब अच्छा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व भी करना है और साथ साथ जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके लिए एक रिजल्ट भी है कि अगर कोई फंक्शन, दो फंक्शन 1 1 होंगे तो उनका जो कंपोजिशन होगा g ऑफ f वो भी क्या होगा 1 1। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले ना आपको 1 1 की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, जो हमने लास्ट वीडियोस में या लास्ट एक्सरसाइज में या लास्ट एग्जांपल्स जो भी सॉल्व किए हैं उनको हमने बहुत डिटेल में सॉल्व भी किया। तो देखो सबसे पहले ना फंक्शन लिखते हैं f फ्रॉम a टू b, ये हमें कोई फंक्शन गिवन है, ठीक है। अब आपको याद होगा कि हम 1 1, देखो 1 1 की डेफिनेशन क्या कहती है कि a में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, मतलब a के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उन सभी की डिफरेंट डिफरेंट इमेज होनी चाहिए b में, मतलब a के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की डिफरेंट डिफरेंट इमेज होनी चाहिए b में, ठीक है। अब ये तो होगी 1 1 की डेफिनेशन की बात, बट इसको हम एक्चुअल में क्वेश्चन में प्रूव कैसे करते हैं कि कोई भी फंक्शन 1 1 है या नहीं। आपको याद होगा, मैं आपको थोड़ा सा रिपीट भी कर देता हूँ कि हम सपोज कर लेते हैं कि लेट इमेजेस सेम है, ये कोई फंक्शन है x टू y, तो fx1 इक्वल टू fx2, हम मान लेते हैं कि इमेजेस सेम है। और अगर इमेजेस सेम है तो इसके बाद दो ऑप्शन होती हैं, या तो एलिमेंट सेम नहीं होंगे या एलिमेंट सेम होंगे। और अगर दो एलिमेंट सेम नहीं हैं, देखो दो एलिमेंट अगर सेम नहीं आएंगे तो इसकी भी इमेज fx1, इसकी इमेज fx2, दोनों क्या इक्वल, मतलब दो एलिमेंट्स की सेम इमेज, मतलब ये 1 1 नहीं है। और अगर इमेजेस सेम है और एलिमेंट्स भी इक्वल आ जाएं, मतलब ये दोनों सेम है, दोनों की सेम इमेज है और ये आर्बिटरी कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, तो मतलब सेम एलिमेंट सेम इमेज, तो फंक्शन क्या होगा 1 1। तो ये बताने का जस्ट पर्पस ये था कि आपको मैं जस्ट रिकॉल कर सकूं कि 1 1 में हम एक्चुअल में करते क्या हैं क्वेश्चन में। डेफिनेशन तो आपको पता होगी, बट क्वेश्चन में हम इसको प्रूव कैसे करते थे वो मैंने आपको रिकॉल करवाया, ठीक है। तो इमेजेस सेम मानते हैं हम, और अगर एलिमेंट्स भी सेम आ जाएँ तो हम क्या बोलते हैं, फंक्शन क्या है 1 1। तो अब यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, लेट fx1 इक्वल टू fx2, ठीक है। मैंने मान ली कि इमेजेस क्या हैं सेम, सिंस, अब लिखो आप, सिंस f इज 1 1, ये हमें गिवन है कि फंक्शन हमारा क्या है 1 1, और अगर हमारा फंक्शन 1 1 है विच इम्प्लाइज एलिमेंट्स भी क्या होंगे सेम। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको याद रखनी होंगी, आपकी बुक में याद रखना, ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट मैं आपको करवा रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। अब सेम वे से देखो, ये f था हमारा, अब ये g, अब g कौन सा फंक्शन है b टू c, ठीक है। अब यहाँ पर भी मान लो कि लेट इमेजेस क्या हैं सेम। अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है सिंस g इज़ 1 1, मतलब ये भी हमें गिवन है कि g भी क्या है 1 1, और अगर g 1 1 है, इमेजेस सेम है, तो एलिमेंट्स भी क्या आएंगे सेम। तो ये दोनों रिजल्ट ना आपने याद रखने हैं। वैसे दोनों के मैंने नेम सेम लिख लिए, चलो कोई बात नहीं, बेसिकली आपने ये रिजल्ट याद रखना है, और इसकी आपको एक्सप्लेनेशन इतनी देने की ज़रूरत भी नहीं है एग्ज़ाम में, ये आप रफ में भी कर सकते हो, और अगर आपका मन करे कि इसकी एक्सप्लेनेशन आपको देनी है तो आप दे भी सकते हो, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखो आपको पता होगा कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से हम अगर दो फंक्शन ऐसे a टू b, b टू c, देखो a टू b, b टू c, b भी कॉमन है, तो g ऑफ f कैसे होगा a टू c, ठीक है। अब देखो इसको हमें प्रूव क्या करना है, इस
मैपिंग को, मतलब जी ऑफ एफ, जो नया फंक्शन हमने कंपोज किया है, इसको भी हमने क्या प्रूव करना है कि ये क्या है 1 1। ठीक है, अब आपको पता है कि 1 1 का प्रोसीजर क्या होता है कि लेट इमेजेस सेम। अब इमेजेस को मैंने फंक्शन f में कैसे लिखा, f के साथ, g में कैसे लिखा, g के साथ, g ऑफ f में कैसे लिखूंगा, g ऑफ f के साथ। तो मैंने मान लिया कि g ऑफ fx1 इज इक्वल टू g ऑफ fx2। अब अल्टीमेटली मुझे पहुंचना कहाँ तक है, मैंने एलिमेंट्स इमेजेस सेम मान ली, अगर इनके एलिमेंट्स भी सेम आ गए तो मैं बोल दूंगा कि ये फंक्शन क्या है 1 1। अब आपको इसका मतलब पता होगा g के अंदर fx1, इसका मतलब भी पता होगा g के अंदर fx2। ठीक है, आपकी बुक में ना क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट किया गया है। तो इसके बाद वो बोलते हैं कि g1 1 तो fx1 इक्वल टू fx2, f1 1 x1 इक्वल टू x2। बट उससे क्या होता है, एक्सप्लेनेशन तो छोटी सी है बट उसको समझने में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा और उसकी एक्सप्लेनेशन इतनी क्लियर भी नहीं है कि आपको अच्छे से समझ आए। हो सकता है वो छोटी है, आप याद भी कर लो, बट मेरा मोटिव ये होता है कि आप क्वेश्चन याद नहीं करोगे, आप क्वेश्चन खुद ब खुद करोगे। और खुद कब करोगे, जब आपको उसके बेसिक्स क्लियर होंगे। तो gfx1 इक्वल टू gfx2। ठीक है, अब यहाँ पर ये छोटी छोटी दोनों बातें हमारे काम आएंगी, मैं आपको रफ में समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो हमारा g क्या है, g इज़ 1 1। अगर g 1 1 है और मैं कुछ भी लिख लूँ यहाँ पर, चलो मैं नेम बदल देता हूँ, gy1 इक्वल टू gy2। तो ये एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम। एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो अंदर होते हैं। x1 इक्वल टू g, x1 इक्वल टू gx2, ये एलिमेंट मैंने दोस्त लिए तो ये एलिमेंट इक्वल हैं क्योंकि फंक्शन क्या है 1 1। इमेजेस इक्वल, एलिमेंट्स भी इक्वल। एलिमेंट जो मर्जी लो, यहाँ पर मैंने एलिमेंट जानबूझ के y1 और y2 लिए हैं तो ये एलिमेंट्स इक्वल। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या है fx1 और fx2, जो हम कहते हैं कि यहाँ पर जो भी अंदर होता है उसको वो क्या होता है, वो एलिमेंट होता है। वो g का क्या है, एलिमेंट है। अब यहाँ पर एलिमेंट कौन है, x1 x2, यहाँ पर एलिमेंट कौन है, y1 y2, यहाँ पर एलिमेंट कौन है, fx1 fx2। ठीक है, तो अब लिखो सिंस g इज़ 1 1। अगर g 1 1 है तो अगर g 1 1 है तो उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम। तो एलिमेंट कौन है यहाँ पर, fx1 इक्वल टू fx2। तो ये आपको, अब मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। बुक में लिखा हुआ g1 1 तो उसके बाद लिखा हुआ fx1 इक्वल टू fx2। और कुछ बच्चे उसको मतलब कि मिस रीड करते हैं, वो समझते हैं कि g से g कट हो गया, ऐसा नहीं है। g1 1 है तो अगर एलिमेंट इमेजेस सेम है तो उनके एलिमेंट सेम होंगे। एलिमेंट कौन से हैं, अंदर वाले। एलिमेंट कौन से हैं, अंदर वाले, मतलब fx1 इक्वल टू fx2। अब आगे चलते हैं। अब सिंस, अब f की बारी है, सिंस f इज़ आल्सो 1 1। देखो f भी 1 1 है, फिर वही बात करते हैं, f क्या है 1 1। ठीक है, तो अगर मैं दो एलिमेंट कोई भी ले लूँ, सपोज मैं लिख लूँ z1 इक्वल टू z2। अगर दो इमेजेस सेम हैं तो इनके एलिमेंट्स भी क्या होंगे, सेम, क्योंकि f क्या है 1 1। अब x1 x2, दो इमेजेस सेम हैं तो उनके एलिमेंट्स भी सेम है। यहाँ पर एलिमेंट कौन है, x1 x2, यहाँ पर एलिमेंट कौन है, z1 z2। अब यहाँ पर एलिमेंट कौन है, x1 x2। तो विच इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2। अब यही बात मुझे प्रूव करनी थी। मैं कहाँ से स्टार्ट हुआ था कि g ऑफ f के अंदर, मैंने g ऑफ f के अंदर x1 और x2 की दो इमेजेस इक्वल मानी थी। दो इमेजेस इक्वल थी, एलिमेंट्स भी इक्वल आ गए। देखो, दो इमेजेस इक्वल थी, एलिमेंट इक्वल आ गए, फंक्शन 1 1। दो इमेजेस इक्वल थी, एलिमेंट इक्वल आ गए, फंक्शन 1 1। अब g ऑफ f के अंदर भी दो इमेजेस इक्वल थी, एलिमेंट्स भी सेम आ गए। एलिमेंट कौन थे, x1 और x2, एलिमेंट सेम आ गए, तो देयरफॉर g ऑफ f आल्सो 1 1। तो ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इंपॉर्टेंट या अच्छा क्यों बोल रहा था, पहले ही बोल रहा था, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम एज ए रिजल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। आपको एग्ज़ाम में MCQ भी पूछा जा सकता है कि अगर दो फंक्शन 1 1 हैं तो उनकी कंपोजिशन भी 1 1 होगी। मतलब वो पूछेंगे येस और नो, या कुछ भी पूछ सकते हैं कि g ऑफ f क्या होगा, 1 1 होगा, नहीं होगा, या नहीं बता सकते, कुछ भी आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपने बहुत ध्यान से करना है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। So next example, show that if
एफ फ्रॉम ए टू बी, अब यहाँ पर भी एक फंक्शन गिवन है एफ फ्रॉम ए टू बी, ये डोमेन है, ये इसकी को डोमेन है, एंड जी फ्रॉम बी टू सी, यहाँ पर एक अनदर फंक्शन गिवन है, ये डोमेन है, ये को डोमेन है, आर ऑन टू, देन जी ऑफ एफ ए टू सी इज आल्सो ऑन टू। अब देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। अब उसमें क्या था, दो फंक्शन गिवन थे, दोनों 1 1 थे, तो प्रूव करने को बोला गया था कि जी ऑफ एफ भी क्या होगा 1 1। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दो फंक्शन गिवन है, दोनों ऑन टू हैं, बोला गया है कि जी ऑफ एफ भी क्या होगा ऑन टू। अब ये क्वेश्चन भी हम एज ए रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं कि अगर दो फंक्शन ऑन टू हैं तो उनका जी ऑफ एफ मतलब उन दोनों फंक्शन की कंपोजिशन भी क्या होगी ऑन टू। ठीक है, तो इसको भी पहले अच्छे से करते हैं। अब इसको अच्छे से करने के लिए आपको ऑन टू की डेफिनेशन की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, और जिस तरह से हमने 1 1 को रिकॉल किया था हम ऑन टू को भी रिकॉल करेंगे। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, ये कोई फंक्शन है x2y, ये हमारी डोमेन है, ये को डोमेन है। तो देखो ऑन टू की डेफिनेशन क्या कहती है कि y में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, वो किसी ना किसी x के साथ अटैच होना चाहिए अगर वो ऑन टू है तो। मतलब y में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, वो किसी ना किसी x के साथ अटैच होना चाहिए, चाहे जैसे मर्जी अटैच हो जाए। तो अगर fx इज इक्वल टू वाई, देखो x कहाँ से आ रहा है, कैपिटल x से, y कहाँ से आ रहा है, कैपिटल Y से। देखो x और y आर्बिटरी कोई भी एलिमेंट्स हैं। मैंने हमेशा ऑन टू आपको इसी तरह से करवाया। बुक में बहुत अलग अलग एक्सप्लेनेशन हैं, बट मैंने आपको हमेशा इसी मेथड से कराया, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो अगर x कोई आर्बिटरी एलिमेंट है तो y में भी उसका आंसर है। अब यहाँ पर कोई भी वैल्यू फिल करूँ उसका y में आंसर है, मतलब y हमारा हमेशा किसी ना किसी x के साथ अटैच हो रहा है, तो देन f इज़ ऑन टू। तो ये हमारी डेफिनेशन है। इसको एग्जाम में प्रूव कर कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो पहले फंक्शन लिखते हैं f फ्रॉम a टू b। अब ये फंक्शन गिवन है हमें, अब लिख दो सिंस f इज़ ऑन टू। ये हमें गिवन है कि फंक्शन क्या है ऑन टू। अगर फंक्शन ऑन टू है विच इम्प्लाइज f ऑफ a इज इक्वल टू b फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b। मतलब b में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, जो मैंने आपको पहले भी बोला। मैंने यहाँ b फिल किया आर्बिटरी कोई भी, उसका आंसर f ऑफ a में है, मतलब वो f ऑफ a के साथ अटैच हो रहा है। मतलब a की इमेज क्या आ रही है, b, जो भी मैं फिल करूँगा आर्बिटरी। तो हर एक a की इमेज है, मतलब हर एक a y से मतलब b से अटैच है, मतलब b में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। फिर से वही बात, इसकी एक्सप्लेनेशन बुक में नहीं है, ये जस्ट मैंने आपके लिए करवाया ताकि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओ। अब सिमिलरली देखो f के बारे में लिख दिया, अब g के बारे में लिखते हैं। अब g भी कोई फंक्शन है b टू c, ठीक है। तो सिंस g इज ऑन टू, g भी क्या है ऑन टू है, ये गिवन है हमें। तो g भी क्या है ऑन टू, तो अगर ये ऑन टू है तो जी बी का आंसर कितना आएगा, C फॉर ऑल B बिलोंग्स टू B एंड C बिलोंग्स टू C। मतलब अगर मैं C कोई भी आर्बिटरी का एलिमेंट लूँ C सेट में से, वो किसी ना किसी B के साथ अटैच हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है, आर्बिटरी कोई भी एलिमेंट हो सकता है, मतलब हर एक C किसी ना किसी B के साथ अटैच हो रहा है अंडर फंक्शन G। तो देयरफॉर G क्या है हमारा ऑन टू है, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो ये मैंने लिख दिया, ये छोटे छोटे रिजल्ट हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। अब फिर से वही बात, f फ्रॉम a टू b है, g फ्रॉम b टू c है, तो ये b भी कॉमन है, तो इसकी कंपोजिशन क्या होगी आपको पता ही है कि g ऑफ f फ्रॉम a टू c। अब हमें इस जो मैपिंग नया फंक्शन बनाया है इसको हमें ऑन टू प्रूव करना है। तो अगर मैं इसको रफ में लिखना चाहूँ तो बेसिकली हमें ये प्रूव करना है कि g ऑफ f ऑफ a का आंसर कितना आएगा, c। मतलब अगर मैं यहाँ पर कोई भी एलिमेंट लूँ a और उसका आंसर कितना आएगा, C। मतलब वो हर एक जो मतलब कि C है हमारा, वो किसी ना किसी A के साथ अटैच होगा अंडर द मैपिंग G ऑफ F, जो मैंने यहाँ पर भी किया। B अटैच होगा A के साथ, C अटैच होगा B के साथ, C अटैच होगा यहाँ पर A के साथ, क्योंकि कंपोजिशन हमारी ऐसे काम करती है। तो लिखते हैं लेट, लिख लो G ऑफ F ऑफ A। मैंने आर्बिटरी कोई भी एलिमेंट ले लिया। अब आपको कंपोजिशन को सॉल्व करना आता है G के अंदर एफ ए, ठीक है। आपको पता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ऐसे ही काम करते हैं। अब एफ ऑफ ए का आंसर कितना है आपके सामने ही है, बी बिकॉज एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी एज एफ इज ऑन टू। अब फंक्शन हमारा ऑन टू है, इसलिए एफ ऑफ ए का आंसर कितना आएगा, बी। वो मस्ट है क्योंकि वो फंक्शन ऑन टू है। अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या रह गया, जी बी।
तो g ऑफ f ऑफ a। अब जी बी का आंसर कितना है? c। क्यों c है? बिकॉज g ऑफ b इज इक्वल टू c है एज g इज ऑन टू। ये भी मस्ट है क्योंकि फंक्शन g भी ऑन टू है, तो उसके हर एक b जो है वो किसके साथ अटैच होगा? c के साथ होना जरूरी है, क्योंकि c में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। तो आपके सामने ही है g ऑफ f ऑफ a का आंसर कितना आ गया? c। सो जो मैंने आपको बोला था रफ में कि हमें यही प्रूव करना है, g ऑफ f ऑफ a इज इक्वल टू c। सो हम बोल सकते हैं देयरफॉर फॉर एवरी c belongs to c, there is a belongs to a such that g of f of a is equal to c, जो मैंने यहाँ पर लिखा था। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो therefore g of f is on to। तो देख लो आपके सामने ही है, जस्ट हमें ऑन टू, देखो लास्ट क्वेश्चन में हमें 1 1 और यहाँ पर हमें ऑन टू की बेसिक नॉलेज थी। अब उस क्वेश्चन को दो हमारी पहले की हमारी बेसिक नॉलेज थी 1 1 ऑन टू की, उसको इन्होंने कंपोजिशन के साथ कंबाइन किया और एक नया क्वेश्चन बना दिया। तो अगर आपको प्रीवियस नॉलेज अच्छे से है तो आपके लिए क्वेश्चन ईजी है। तो ये दोनों रिजल्ट आपने याद रखने हैं कि अगर दो फंक्शन 1 1 हैं तो उनका गॉफ भी 1 1 होगा, और अगर दो फंक्शन ऑन टू हैं तो उनका गॉफ भी क्या होगा? ऑन टू। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं इस थ्योरेटिकल टॉपिक को भी आपको इजी से इजी वे में करवा पाऊँ। आई होप आपको टॉपिक और एग्जांपल्स अच्छे से समझ आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, और अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके डाउट्स अच्छे से क्लियर कर पाऊँ।